Assalamu alaikum. I am Dr. Amjad, Associate Professor Anatomy, Bakhtabar Amin Medical and Dental College, Multan. Today we will discuss about the scalp and the temple. Scalp is the soft tissue covering of the cranial vault. जो हमारा कवरिंग है, सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग, उसको एज ए होल हम स्कैल्प का नाम देते हैं, जिसमें फोरहेड वाला पोर्शन भी शामिल है और जितने हमारा हेयरी एरिया है वो भी शामिल है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये हमारा स्कैल्प कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर और सुपीरियर नक्कल लाइन तक एक्सटेंड करता है और लेटरली ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक एक्सटेंड करता है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम स्कैल्प में शामिल करते हैं। अगर हम देखें तो स्कैल्प की लेयर्स को याद रखना बहुत आसान है। स्कैल्प नाम से जाहिर है, इसके जो निमोनिक है वो इसी का नाम है। जैसे एस से मीन स्किन, सबसे सुपरफिशियल लेयर जो है वो स्किन है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू डेंस, हम देखेंगे दिस कनेक्टिव टिश्यू इज़ डेंस। तीसरे नंबर पे ए से आएगा एपोनेरोटिक लेयर, उसके बाद एल से आता है लूज एरियोलर टिश्यू, और फिर उसके बाद आता है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम क्या है? इट इज़ द पेरियोस्टियल कवरिंग ऑफ द स्कल बोन। तो अगर हम सुपरफिशियल टू डीप देखें तो स्कैल्प की जो लेयर्स हैं उनको याद करना बहुत आसान है। जैसे कि स्कैल्प के स्पेलिंग हैं, यही इसका निमोनिक है। सबसे पहले स्किन, फिर कनेक्टिव टिश्यू डेंस, फिर उसके बाद एपिनेरोटिक लेयर, फिर उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू भी कहते हैं, और फिर उसके बाद आ गया पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम तो इस सारे लेयर्स के अंदर हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि एमिसरी वेन्स हैं। एमिसरी वेन्स जो हैं वो ट्रैवल करती हुई सारी लेयर्स को और बोन के थ्रू गुज़र के ये हमारे ड्यूरल साइनस तक जाती है, ड्रेन होती है। इसी तरह कुछ वेन्स हैं जिनको हम डिप्लॉइक वेन्स कहते हैं, जो स्कल को इसी सैजिटल साइनस जो है हमारे ड्यूरल साइनस, उनमें ड्रेन करती है ब्लड को। अब वन बाय वन हम सारी लेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो स्कैल्प की जो स्किन है वो थिक और हेयरी है, और ये एडहेरेंट है एपिक्रेनियल एपिनेरासिस के साथ एडहेरेंट है, जो कि दरमियान में डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्कैल्प की जो पहली 3 लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं, जिनमें स्किन और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एपिनेरासिस। स्किन, जैसे कि हमने जनरल एनाटॉमी ऑफ द स्किन में पढ़ा था कि स्किन इज़ द पार्ट ऑफ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स, दीज आर पार्ट ऑफ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्कैल्प की स्किन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेयरी है, तो हेयर के साथ जो है वो स्पेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ स्पेशियस ग्लैंड्स जो है वो हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स ये स्पेशियस ग्लैंड्स जो हैं इनकी डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर सिक्रीशन इकट्ठी हो जाती है और एक स्वेलिंग सी बन जाती है, उसको हम स्पेशियस सिस्ट कहते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि वाई द स्पेशियस सिस्ट इज़ मोर कॉमन ऑन द स्कैल्प, और दूसरा ये पूछा जाता है बाज़ कि ये स्कैल्प के कौन सी लेयर में बनती है स्पेशियस सिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये स्किन का ही पार्ट है, स्पेशियस ग्लैंड, हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि स्किन के अंदर जो पहला हिस्सा है, यानी कि स्कैल्प के लेयर जो फर्स्ट लेयर है स्किन की, उसी के अंदर स्पेशियस सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी लेयर जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू डेंस। ये वाली लेयर जो मेरे कर्सर को आप गौर से देखें, इसके अंदर जो लेयर है इसमें आप देखें न्यूरोवेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, और साथ साथ आप देख रहे हैं फैट ग्लोब्यूल्स हैं, और स्किन जो है वो क्लोजली एडहेरेंट है नीचे एपिनेरासिस के साथ। तो ये वाली जो लेयर है दिस इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच इज़ डेंस। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि स्कैल्प इज़ हाईली वेस्कुलर एरिया,
तो इसलिए जब भी कभी स्कैल्प के ऊपर इंजरी हो तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होती है। एक वजह यह है कि स्कैल्प की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी वजह यह है कि इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर सकती और वो क्लोज नहीं होती जल्दी, तो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है या उनको क्लोज होने में थोड़ी सी देर लगती है, इसलिए स्कैल्प का जो वूंड है वो ज़्यादा ब्लीड करता है। अब हम आ जाते हैं एपिनेुरोसिस। एपिनेुरोसिस जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे जो मसल्स हैं ये अटैच होते हैं टेंडन के साथ या एपिनेुरोसिस के साथ। एपिनेुरोसिस जो होता है बेसिकली दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू जो शीट की शक्ल में होता है, फैला हुआ होता है। तो हम ये देखते हैं हमारा एक मसल होता है, उसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। इसकी दो बेलीज होती हैं, फ्रंटल बेली और ऑक्सीपिटल बेली, और इसके दरमियान में ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द एपिनेुरोसिस। तो दिस वन इज़ द एपिनेुरोटिक लेयर। अब अगर इस एपिनेुरोसिस को थोड़ा सा भी हम कट कर दें किसी वजह से तो दोनों मसल कंट्रैक्ट करते हैं और दरमियान में जो एरिया कट होता है वो गैप कर जाता है। ये भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्कैल्प वूंड गैप क्यों करता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की टोन की वजह से जो एपिनेुरोसिस होता है उसके दरमियान में गैप आ जाता है और ये एरिया ज़्यादा ब्लीड करता है। अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल जो है इसकी दो बेलीज हैं, एक फ्रंटल बेली है और एक ऑक्सीपिटल बेली है। फ्रंटल बेली जो है वो लॉन्ग है, वाइड है और पार्शली यूनाइटेड है विद ईच अदर। इसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, ये फ्रंटल बेली की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है और ये दोनों बेलीज आपस में एक दूसरे के साथ टू सम एक्सटेंट यूनाइटेड हैं। जबकि ऑक्सीपिटल बेलीज जो है वो स्मॉल हैं और दे आर सेपरेटेड फ्राम ईच अदर एंड दे आर अराइजिंग फ्राम द सुपीरियर नक्कल लाइंस। तो इनकी अटैचमेंट सुपीरियर नक्कल लाइन के साथ है। तो इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द मोटर सप्लाई ऑफ दिस मसल, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। जैसे कि मैंने आप को पहले भी बताया था कि फेस के जितने भी सारे मसल्स हैं या स्कैल्प का जो मसल है इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च। तो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से अराइज होने सेकंड फ्रेंजियल आर्च। तो सेकंड फ्रेंजियल आर्च से अराइज होने वाले जितने भी मसल्स होंगे दे आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल जो है इट इज़ सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की जो ब्रांच फ्रंटल बेली को सप्लाई करती है उसका नाम है टेम्पोरल ब्रांच और जो ऑक्सीपिटल बेली को सप्लाई करती है उसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच। इसके एक्शंस क्या हैं, ये सरप्राइज जैसे हमारा फेस उसमें आईब्रोज एलिवेट हो जाते हैं, इसी तरह माथे के ऊपर रिंकल्स जो डलते हैं वो भी इसी मसल के एक्शन की वजह से होता है। चौथी लेयर जो है वो है लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमें नीचे बोन नज़र आ रही है। दिस बोन इज़ कवर्ड बाय द एपिक्रेनियम। तो ये वाली जो तीनों लेयर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ लाई गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फ्लैप के अंदर स्किन है और लूज डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और एपिनेुरोसिस है और ये जो एरिया जहाँ से ये स्किन रिमूव की गई है दिस इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज एरियोलर टिश्यू जो है ये डेंजरस एरिया भी कहा जाता है क्योंकि अगर स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन हो तो पस जो है वो इसी जगह पे अकमुलेट करती है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्पेशियस भी है, सॉफ्ट भी है और अवेलेबल भी है। तो इसी तरह जब न्यूरोसर्जन्स हम स्कैल्प का कुछ एरिया रिमूव करके बोन तक एक्सेस करते हैं या बोन तक पहुंचते हैं किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए, जैसे क्रेनियोटमी है या जैसे कोई और प्रोसीजर बर होल है, तो वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स पेरिफ्री। उसकी वजह ये होती है कि जो स्कैल्प की जितनी भी स्किन है इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई जो वो पेरिफ्री से आती है यानी साइडों से आती है। तो इसको इस तरह फ्लैप को किया जाता है ताकि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ ना हो जाए। इस फ्लैप को हम नीचे की तरफ तो कर सकते हैं लेकिन नीचे से काट के ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है
कि ब्लड सप्लाई इसकी पेरिफेरी से आ रही है वो कट हो जाती है। इस तरह ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहती है। तो इन जो सुपरफिशियल तीनों लेयर्स हैं, जो स्किन है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और एपिन्यूरासिस है, उसको हम सर्जिकल लेयर्स भी कहते हैं। तो ये वाली पुराने ज़माने में रेड इंडियंस जो थे वो अपने दुश्मनों का स्कैल्प रिमूव कर देते थे। तो जिस एरिया को वो रिमूव करते थे वो होता था लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू के वो कट कर देते थे, जिसकी वजह से जो पहली 3 लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाती थी और हेयर्स भी उसके साथ रिमूव हो जाते थे। हाँ, जैसे कि हमने कहा था कि जो फ्रंटल बेली होती है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की, दैट इज़ नॉट अटैच्ड विद एनी बोनी, इट हैज़ नो बोनी अटैचमेंट। तो अगर लूज एरियोलर टिश्यू के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाए हेड ट्रामा के बाद, तो ये ट्रैवल करता हुआ आई के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आई की डिस्कलरेशन हो जाती है। उसको हम पांडा आई कहते हैं या रैकून आई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पेशेंट यू आर सीइंग देयर इज डिस्कलरेशन ऑफ द आई, डिस्कलरेशन अराउंड द आई। ये इसलिए हुआ है कि इसके स्कैल्प के ऊपर इंजरी हुई है और वहाँ से लूज एरियोलर टिश्यू के थ्रू ब्लड ट्रिकल करता हुआ फ्रंटालिस बेली जो है उससे डीप ये नीचे आई के सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर आ गया है और जिसकी वजह से स्किन की डिस्कलरेशन हो गई है। अगर ये बाइलेटरल हो तो इसको हम पांडा आई कहते हैं, क्योंकि ये आई जो है वो बिल्कुल पांडा की आईज के साथ मिलती जुलती है। इसी तरह हम अगर देखें तो 5th लेयर जो है दैट इज़ द पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम का मतलब होता है पेरीऑस्टियम ऑफ द क्रेनियल बोन्स। तो पेरिक्रेनियम जो होती है इट इज़ लूजली अटैच्ड विद द बोन, और जो सूचर वाली जगह होती है वहाँ पे ये टाइटली अटैच होती है और सूचर के एरिया के ऊपर ये नीचे एंडोस्टियम या एंडोक्रेनियम के साथ ये कंटिन्यूस हो जाती है। तो दिस इज़ द पेरिक्रेनियम या 5th लेयर। इसमें बाज़ औक़ात बेबी डिलीवर जब करता है तो उसके लिए हम कप, सक्शन कप इस्तेमाल करते हैं, या अगर प्रोलॉन्ग बर्थ हो तो जिसकी वजह से हेड जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है बर्थ कैनाल का, तो यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है स्कैल्प के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कैपेट सक्सीडेनियम। ये चंद हफ्ते के बाद खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाता है और ये कलेक्शन कहाँ पे होती है? 4th लेयर में, और इसको हम सेफ्टी वेल्व हीमाटोमा भी कहते हैं। यानी कि ये हीमाटोमा बन जाता है जिसकी वजह से बेबी को कोई और नुकसान नहीं होता और वो किसी बड़े नुकसान से बच जाता है। अगर हम देखें आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैल्प की सप्लाई जो है वो इंटरनल करोटिड आर्टरी से भी आती है और एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी से भी आती है। जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे हेड एंड नेक की जो सप्लाई है वो कॉमन करोटिड आर्टरी से होती है, जो कि 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी और इंटरनल करोटिड आर्टरी। इंटरनल करोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन और इंट्राक्रेनियल टिश्यूज़ को ज़्यादा सप्लाई करती है, और जो एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी है वो फेस और हेड एंड नेक के बाकी इस रीजन्स को सप्लाई करती है। अगर हम स्कैल्प के देखें तो इसके अंदर जो सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज़ हैं, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज़ अल्टीमेटली ब्रांच ऑफ द इंटरनल करोटिड आर्टरी। और बाकी जो 4 ये जो 3 आर्टरीज़ हैं जिनमें सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल आर्टरी है, ये सारी तीनों की तीनों जो है वो एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं। इसी तरह नर्व सप्लाई को अगर हम देखें तो ईयर के आगे भी 4 नर्व्स हैं और ईयर से पीछे भी 4 नर्व्स हैं। तो आगे वाली 4 नर्व्स जो हैं उनको याद करने के लिए नमोनिक है स्मॉल ज़ीशान अली, सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल और ऑरिकुलो टेम्पोरल। तो ये वाली जो 3 नर्व्स हैं ये स्कैल्प को सप्लाई कर रही हैं ईयर से एंटीरियरली, और ईयर से पोस्टीरियरली फिर 4 हैं। उनको हम इस तरह याद रख सकते हैं ग्रेट लॉन्ग, ग्रेट टावर, ग्रेट ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल। तो ये वाली है, दिस इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। अब हम देख लेते हैं कि टेम्पल जो है ये वाला एरिया, अगर हम कॉर्नल सेक्शन देख रहे हैं तो टेम्पल की कवरिंग्स क्या हैं।
ये स्कैल्प की तरह ही 5 कवरिंग्स हैं, लेकिन एक कवरिंग एक्स्ट्रा है। स्कैल्प की तरह ही ये सारी हैं, जैसे स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद एपिडोरासिस की एक्सटेंशन है। अब एक लेयर जो मसल की है, टेम्पोरेलिस मसल की, वो इसमें एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ये 6 लेयर्स हो जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरे इस लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म के कोई कमेंट्स हैं तो आप दें, या कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।